Good morning, class 8. Today we are going to start our next chapter of history, chapter 6, changing pattern of industrialization under the British rule के अंदर बेटा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर चेंजेस हुए वो इस चैप्टर के हम में रीड करेंगे. द बिग आइडिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड, कॉलोनिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम रीड करेंगे. हिस्ट्री मेकर जमशेदजी टाटा इज़ द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप के फाउंडर माने जाते हैं जमशेदजी टाटा. ही बिगेन हिज एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इन 1877 विद द एम्प्रेस मिल एट नागपुर. उन्होंने अपनी जर्नी 1877 में स्टार्ट की थी नागपुर में एक मिल लगाकर. He is widely believed to be the pioneer whose vision inspired industrialization of India. Tata is the most notably associated with the Tata Iron and Steel Company, TISCO, now known by the name Tata Steel Limited. अब टाटा इंडस्ट्रीज जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जानी जाती है, जिसको अब टाटा स्टील लिमिटेड भी बोला जाता है. ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज मैनी ह्यूमैनिटेरियन एंड फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस. जो बेटा जमशेदजी टाटा थे वो सिर्फ टाटा स्टील के लिए ही नहीं जाने जाते, वो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत सारे अच्छे काम किए थे, इसके लिए भी वो जाने जाते हैं. एट द ग्लैंस, कॉलोनिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, डिक्लाइन ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. रीजंस फॉर द डिक्लाइन, इसके डिक्लाइन कॉटन इंडस्ट्री के डिक्लाइन के रीज़न क्या क्या थे. चीपर एंड बेटर क्वालिटी मशीन मेड टेक्सटाइल, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन ट्रेड टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, लैक ऑफ mechanization and factory system in India, adoption of coercive policies by the British colonial government, destruction of royal patronage, no attempt to absorb unemployed traditional artisans. Next is decline of Indian iron and steel industry. Reason for the decline: British forest laws restricted access to forested areas, thus denying access to wood for charcoal and iron ore reserves. Imported British steel. Now beta, we will read this chapter in detail. Industrial Revolution and Textile Production in England. The Industrial Revolution in England introduced new machines like the steam engine, spinning jenny, वाटर फ्रेम, कॉटन गिन, पावर लूम. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई बेटा इन इंग्लैंड के अंदर, इंट्रोड्यूस न्यू मशीन्स, जिसके बाद जो नई नई तरह की मशीन्स आई, जैसे स्टीम इंजन आ गया, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, कॉटन गिन, पावर लूम. दीज इन्वेंशंस लेड टू ग्रेटर एफिशिएंसी इन द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई, मतलब बहुत तरीके से काम होने लगा. इन ऑर्डर टू हार्नेस these new machines and further improve the mechanized production, a new technique of production called the factory system was introduced. अब ये मशीनें जो हैं बेटा, इनको रखने के लिए सही जगह हो और वो तरीके से काम किया जाए, उसके लिए एक टेक्निक बनाई गई प्रोडक्शन की, जिसको फैक्ट्री सिस्टम बोला गया. टेक्सटाइल thus ceased to be produced on a small scale at home by part-time workers. अब टेक्सटाइल क्या हो गया, एक पार्ट टाइम जॉब वर्क की तरह किया जाने लगा घरों के अंदर ही. रेदर फुल टाइम वर्कर्स वेंट टू वर्क इन अ बिल्डिंग कॉल्ड द फैक्ट्री. और जो फुल टाइम वर्कर्स होते थे अब एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगे जिसको फैक्ट्री बोला गया, विच वॉज ऑन्ड बाय अ पर्सन हु इन्वेस्टेड द कैपिटल टू सेट अप द फैक्ट्री. अब इसका मालिक वो होता था जो इस इंडस्ट्री को इस फैक्ट्री को बनाने के लिए पैसा लगाता था.
वर्कर्स वर पेड वेजेस बाय द फैक्ट्री ओनर। जो फैक्ट्री ओनर होता था, वो जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे उनको पैसे उसके बदले में पैसे दिए जाते थे। मैकेनाइजेशन इन फैक्ट्रीज, दैट इज़ वेयर प्रोडक्शन वॉज कैरिड आउट with the help of the large number of machines led to manifold increase in production। अब फैक्ट्रीज के अंदर बेटा बड़ी बड़ी मशीन से काम किया जाने लगा, इससे जो प्रोडक्शन थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट इज colonialism and deindustrialization। The colonial policies plunged India into a phase of deindustrialization in 18th and 19th century। 18 और 19 सेंचुरीज के 18 और 19 सेंचुरी के अंदर जो इंडिया था वहाँ पे कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया, जिसके कारण इंडिया जो था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चला गया। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इतना अच्छा था इंडिया के अंदर वो पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर आ गया। हिस्ट्री इन डेप्थ। मिलियंस ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन वीविंग एज अ प्रोफेशन। बहुत सारे लोग जो थे, मिलियंस मतलब हम कह सकते हैं मिलियन की संख्या में थे लोग जो वीविंग को एक प्रोफेशन की तरह यूज़ करते थे। वीविंग मतलब बुनाई करना। फॉर द वीवर्स इट वॉज अ स्किल दैट गोट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वीवर्स के लिए एक स्किल थी और ये जो स्किल थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास कर दी जाती थी। देयर वर कम्युनिटीज़ ऑफ वीवर्स इन बंगाल। कम्युनिटीज़ थी बंगाल के अंदर वीवर्स की। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर। दे वर नोन एज तांती इन बंगाल, जुलाहा और मोमिन इन नॉर्थ इंडिया एंड सेल, काइकोलार एंड देवांग इन साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली। द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी बेटा वो 19th सेंचुरी के अंदर डिक्लाइन हो गया था उसका। उसके डिक्लाइन होने के कुछ रीजंस थे, कुछ फैक्टर्स थे, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर ये था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसके बाद जो ब्रिटेन था उसने जो टेक्सटाइल्स थी वो मशीन्स के थ्रू बनानी स्टार्ट कर दी थी। इसलिए जो कि ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स जो थे टेक्सटाइल्स से थी उससे ज़्यादा चीपर थे, उससे ज़्यादा सस्ते थे और क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सेकेंड रीज़न था कि जो चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मतलब ये कर दिया कि वो इंडिया के अंदर कोई भी काम करने के लिए आ सकती है। जबकि पहले ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ व्यापार करने के लिए इंडिया के अंदर आई थी। तो इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल जो था वो स्टार्ट हो गया और जिसने इंडिया की मार्केट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। थर्ड रीज़न ये था कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके अंदर ना तो कोई मैकेनाइजेशन की एडवांटेज थी और ना ही फैक्ट्री सिस्टम था। नेक्स्ट जो रीज़न था वो ये था कि 19th सेंचुरी के अंदर जो इंडियन मेड कॉटन टेक्सटाइल्स थी उसको जो ब्रिटेन मेड कॉटन टेक्सटाइल्स थी उसने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप की मार्केट से पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया। और अब इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज़ जो थी वो इंडियन गुड्स बिल्कुल भी उन्होंने ख़रीदने से मना कर दिया और ना ही उनको वो एडवांस पेमेंट्स करते थे। नेक्स्ट रीज़न ये था कि जो ब्रिटिश थे अब उन्होंने इंडिया को अपना उपनिवेश बना लिया था, जिसके कारण इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जो टेक्सटाइल था इंडियन टेक्सटाइल वो पूरी तरह से ख़त्म होकर रह गया। नेक्स्ट रीज़न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज स्टार्ट कर दी थी जिससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ। कंपनी के जो एजेंट्स थे वो इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो कॉटन को ग्रो करें और उन्हीं को ही सेल करें बहुत चीप रेट्स के अंदर। और जो कंपनी थी उसने भी ये कंपलसरी कर दिया था कि जो वीवर्स थे उनको कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली कोई भी वर्क नहीं कर सकते विदाउट कंपनी के परमिशन के।
नेक्स्ट रीज़न ये था कि इंडिया के अंदर जो बहुत सारी रियासतें थी उनको भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया था। उन्होंने भी अपना जो रूल था वो खो दिया था। और मेन कारण ये भी था इसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। For all these reasons, millions of weavers and craftsmen were left jobless, leading a लाइफ ऑफ मिजरी एंड पॉवर्टी। इस इन सब रीजंस के कारण बेटा बहुत सारे वीवर्स और क्राफ्ट पर्सनस जो थे वो जॉबलेस हो गए और पॉवर्टी की लाइफ जीने लगे। मैनी ऑफ देम रिटर्न टू देयर विलेजेस, बहुत सारे अपने विलेजेस की तरफ लौट गए एंड ट्राई टू टेक अप एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। मैनी अदर माइग्रेटेड टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ अदर वर्क। The rest of them went out of the country to work on plantations in Africa and West Indies.